हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम करने वाले हैं सातवाहन भाषा साहित्य और इसकी स्थापत्य कला। हम करते हैं कि उनकी भाषा कैसी थी। सातवाहनों की जो भाषा थी वो भाषा प्राकृतिक थी, यानी महाराष्ट्र में रहते थे। महाराष्ट्र की प्राकृतिक भाषा उनकी राष्ट्रभाषा थी और प्राकृतिक भाषा के माध्यम से उन्होंने अपने शासन प्रशासन किया था। प्रशासन की भाषा, चाहे लेखनी की भाषा, बोलचाल की भाषा प्राकृतिक भाषा थी। उनके जो इतिहास के जो ग्रंथ मिले हैं और जो अभिलेख मिले हैं वो सब प्राकृतिक भाषा में लिखाए गए हैं और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जिनका प्रशासन है, व्यवस्था है, मौर्यों का अनुकृति थी या मौर्यों का अनुकरण किया था। और मौर्यों ने यानी कि अशोक महान के समय में जो अभिलेख लिखाए गए हैं वो सब उनकी जो भाषा है लगभग उनकी सभी की भाषा प्राकृतिक है और लिपि ब्राह्मी है। उसी प्रकार इन्होंने भी अपनाया, उनकी भाषा प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मी थी। आइए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सातवाहन वंशकालीन भाषा साहित्य या कला। भाषा साहित्य या कला, स्थापत्य कला वगैरह इसकी आ जाएगी। कि इनकी जो राष्ट्रभाषा थी, ये महाराष्ट्र के करीब रहते थे और महाराष्ट्री प्राकृतिक भाषा इनकी भाषा थी। प्राकृतिक भाषा थी और इस प्राकृतिक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा था। राष्ट्रभाषा का दर्जा था। इनके शासन के अंदर जो भाषा उपयोग में ली जा रही थी वो भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया जाता था। और इनकी जो लिपि थी, इसको लिखने का जो ढंग था, लिखने का जो तरीका था, वो लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि थी। किसकी? सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक थी, लिपि ब्राह्मी थी। अब क्या है कि ये जो शासक थे, सातवाहन शासक थे, वो खुद विद्वान थे, विद्या प्रेमी थे और विद्वानों के आश्रय दाता थे। जो शासक थे, इनके शासक कैसे थे? शासक थे विद्वान थे तो विद्या प्रेमी होंगे। विद्वान थे, विद्या प्रेमी तो होना स्वाभाविक है। विद्या प्रेमी थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। जो विद्वान थे उन्हें विद्वान पसंद होना था। विद्वानों के आश्रयदाता थे। इसलिए उन्होंने अनेक विद्वानों को आश्रय भी दिया था। इनके अंदर एक शासक हुआ था हाल एक काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से भी। हाल एक शासक हुआ था, सातवाहनों में शासक था हाल अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छे हैं। हाल अच्छा था इसलिए गाथा करता था, गाथा गाता था, यानी कि गाथा सती की गाथा गाता था। हाल अच्छा था, गाथा गाता था। सती की गाथा था, यानी हाल ने गाथा सप्तशती ग्रंथ लिखा था। गाथा सप्तशती ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ की भाषा कैसी है? प्राकृतिक है। ग्रंथ की भाषा कैसी है? प्राकृतिक है। ये श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान है तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें प्रेम गाथाएं हैं। कैसी गाथाएं हैं? प्रेम गाथाएं लिखने वाला श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गाथा सप्तशती प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। अब हाल के दरबार में दो विद्वान थे, कई विद्वान थे, लेकिन दो प्रमुख रूप से, एक था गुणाढ्य और एक था सरवर्मन। गुणाढ्य ने एक पुस्तक लिखी थी व्रत कथा हमने पहले भी की थी, व्रत कथा। और सरवर्मन ने पुस्तक लिखी थी कातंत्र। व्रत कथा प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। कातंत्र है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कातंत्र है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ का सरल रूप है। यहाँ कह लो कि सरल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है वो कातंत्र है। और कहते हैं कि इसका लिखने का जो उद्देश्य था वो हाल को संस्कृत सिखाना था। इसलिए इसे एक साधारण भाषा में या बहुत ही आसान शैली के अंदर इसकी निर्माण किया गया है। किसका? कातंत्र ग्रंथ का संस्कृत भाषा में लिखा गया, पाणिनि के अष्टाध्यायी पे लिखा गया है। और गुणाढ्य ने लिखी व्रत कथा प्राकृतिक भाषा में है और गाथा सप्तशती भी प्राकृतिक भाषा में है। गुणाढ्य के व्रत कथा लेख से हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? व्रत कथा से जानकारी ये इस बात की मिलती है कि व्रत कथा में हाल की एक पत्नी का नाम मिलता है। पत्नी है वो है कौन सी? मल्ल्यावती है। और मल्ल्यावती को संस्कृत की विद्वान बताया गया है, संस्कृत की विदुषी बताया गया है कि संस्कृत भाषा की ज्ञात्री थी, विदुषी थी। और इस बात की जानकारी में हाल के दरबार में
गुणाढ्य था और गुणाढ्य की वृत्त कथा से ग्रंथ से मिलती है। गुणाढ्य की वृत्त कथा ग्रंथ से मिलती है कि हाल की पत्नी मल्यावती संस्कृत भाषा की विदुषी थी और यहाँ संस्कृत की ज्ञाता थी, यानी संस्कृत को जानने वाली था। तो इस बात से हम इस तथ्य पे पहुँचते हैं कि सातवाहनों के समय जो उनकी मूल भाषा थी वो प्राकृतिक थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी, और बाद में उन्होंने संस्कृत का विकास यहाँ किया होगा, संस्कृत सीखने का प्रयत्न भी किया होगा। तो हम मान सकते हैं कि दक्षिण भारत में या भारत के अंदर सातवाहनों के समय, किसके समय, सातवाहनों के समय जो भाषा का विकास हुआ वो मुख्य रूप से प्राकृतिक था और गौण रूप से संस्कृत का विकास भी हुआ। इस संस्कृत का विकास हुआ कि उसके दरबार में रहने वाला सर्ववर्मन कादंत संस्कृत भाषा में लिखता है, पाणिनि के ग्रंथ को लिखता है आसान रूप में, आसान शैली में, ताकि हाल को ये संस्कृत भाषा सिखाई जा सके। इस बात की जानकारी हमें मिलती है। एक लेख है कन्हरी का लेख है। उसमें उल्लेख किया गया है कि सातवाहनों की एक रानी ने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत भाषा में लेख लिखवाने का प्रयत्न किया या लेख का विकास में योगदान दिया। इस बात की जानकारी हमें कन्हरी से मिलने वाले लेख से मिलती है। लेख में बताया गया कि सातवाहनों की रानी संस्कृत भाषा के विकास में योगदान देती है। इस प्रकार इनकी भाषा में संस्कृति हो जाती है, भाषा और कथा, कला साहित्य। अब कला के बारे में हम करेंगे कि उन्होंने कौन से स्तूपों का निर्माण करवाया, चैत्य विहारों के बारे में थोड़ी जानकारी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हम उसको आसानी से कर लेते हैं। आइए हम करते हैं। सातवाहनों के समय में स्थापत्य कला, कि सातवाहनों ने स्थापत्य कला में क्या विकास किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सातवाहनों के समय में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। अशोक के बाद जो बौद्ध धर्म के अंदर क्षीणता आ गई थी या निमनता आ गई थी, वो उसका कारण था शुंग वंश ने बौद्ध धर्म का हनन किया था, उनको हानि पहुंचाई थी। उसके बाद जब सातवाहन शासन आया तो सातवाहनों ने बौद्ध धर्म को बहुत ही प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म का जो स्वर्ण काल कह लो या पुनरुत्थान का काल कह लो, जैसे जैसे सातवाहनों का पुनरुत्थान काल हुआ या दक्षिण भारत की तरफ जैसे जैसे बढ़े, उसी प्रकार भारत के अंदर या विदेशों के अंदर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो सातवाहनों के समय में हुआ। जो अशोक महान था, उन्होंने विदेशों के अंदर अपने धम्म भिक्षु भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसी प्रकार सातवाहनों ने धर्म के प्रचारक के अलावा बौद्ध धर्म संस्कृति के प्रतीक, चिन्हों और विभिन्न प्रकार के जो स्तूप है, चैत्य है, विहार है, उनका निर्माण करवा के बौद्ध धर्म को दक्षिण भारत में निम्नतम तक, यानी कि हर एक शहर या कस्बे तक बौद्ध धर्म की पहचान करवाई और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बौद्ध धर्म का जो स्थापत्य कला के अंदर विकास है वो सातवाहनों के काल में हुआ था। हम कह सकते हैं कि सातवाहनों का काल है बौद्ध धर्म का स्थापत्य के लिए स्वर्ण काल माना जा सकता है। कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि श्रवण काल कह लो या बौद्धों का काल, बौद्ध संस्कृति का विकास, बौद्ध संस्कृति का सुनहरा विकास हुआ। वो किसके काल में हुआ? सातवाहनों के काल में हुआ। सातवाहनों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। सातवाहनों और उनकी पत्नियों ने और व्यापारिक संघ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म था। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के मतावलंबी थे, इसलिए बौद्ध धर्म का विकास और संस्कृति का विकास हुआ। उन्हीं के स्थापत्य कला में अंदर कई स्तूपों का निर्माण करवाया, विहारों का निर्माण, चैत्यों का निर्माण करवाया गया था, जिसकी जानकारी हमें अब अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले आती है अमरावती स्तूप है अमरावती स्तूप। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है एग्जाम की दृष्टि। स्तूप यदि सातवाहनों के समय स्थापत्य कला से कोई प्रश्न बनेगा तो अमरावती स्तूप और नागार्जुनी कोंड स्तूप, ये दो स्तूपों पे ही प्रश्न बनता है, वो हम करते हैं। नागार्जुनी जो स्तूप है वो गंटूर जिला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, एपी लिख देता हूँ मैं, आंध्र प्रदेश गंटूर जिला में है। इस स्तूप का प्रारंभिक अवस्था है जो निर्माण है वो मौर्यों के काल में हुई। यहाँ से अशोक का एक शिलाखंड मिलता है, जिससे जानकारी निकाली जाती है या इतिहासकार इस तथ्य पे पहुँचते हैं, इस तर्क पर पहुँचते हैं कि शायद हो सकता है अमरावती स्तूप का प्रारंभिक जो रूप है या इसका प्रारंभिक काल, निर्माण काल है, वो किसके समय प्रारंभ हुआ? अशोक ने करवाया होगा। किसने? अशोक महान ने करवाया होगा। बाद में जो सातवाहनों ने इसका प्रसार किया। जो ये स्तूप है इसको महास्तूप बना दिया, स्तूप को महास्तूप बना दिया
महास्तूप किसने बनाया? सातवाहनों ने बनाया और इन्हें महाचेतीर कहा गया, महाचेतीर या महाचैत्य कहा गया, महाचैत्य कहा गया। इसके अंदर इसकी प्रविष्टि है या जो इसका प्रांगण है इसको विस्तृत कर दिया गया और विस्तृत करने से इसका विकास है वो बढ़ने लगा। और दक्षिण भारत के अंदर सातवाहनों के समय यदि कोई बौद्ध संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था तो अमरावती का स्तूप था, जो गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में था। अशोक का शिलालेख था। लोग इसको तीर्थ यात्रा के रूप में या धम्म यात्रा के रूप में अमरावती स्तूप जाया करते थे। इस बात की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है या लेखों से मिलती है, सिक्कों से भी मिलती है कि जो सातवाहन है उन्होंने अमरावती स्तूप का विकास बहुत अच्छे से करवाया। एक इनका शासक हुआ था पुलवामी, शासक हुआ पुलवामी, विशिष्टिपुत्र पुलवामी ने अमरावती स्तूप का पुनरुत्थान करवाया। पुनरुत्थान कह लो या कह लो इसका सर्वेक्षण करवाया, जीर्णोद्धार कराया, सर्वेक्षण नहीं जीर्णोद्धार लिख देते हैं, जीर्णोद्धार करवाया कि इसकी व्यवस्था को सही ढंग से करवाया। कौन करवाया था? अमरावती स्तूप। अब आते हैं इस अमरावती स्तूप के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। अब देखते हैं यहाँ अमरावती स्तूप के जानकारी कैसे मिली। जानकारी हमें मिली 1797 में। जानकारी हमें 1797 के अंदर इस स्तूप की खोज है वो कर्नल मैकेंजी ने की। कर्नल मैकेंजी ने 1797 में मैकेंजी ने इसकी खोज की। किसकी खोज की? अमरावती स्तूप की। अमरावती स्तूप के अंदर कर्नल मैकेंजी ने 1797 के अंदर कर्नल मैकेंजी ने इसको खोज निकाला। और 1840 में एग्जाम की दृष्टि से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से आते हैं कि अमरावती स्तूप की खोज किसने की? कर्नल मैकेंजी ने की। अमरावती स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी ने कब की? 1797 में की। और 1840 ईस्वी में इलियड नामक विद्वान ने यहाँ पे खोज कर इसका उत्खनन करवाया था। क्या करवाया? उत्खनन करवाया। प्रश्न ऐसे बनता है अमरावती स्तूप सातवाहनकालीन संस्कृति का प्रमुख पौधा स्वरूप अमरावती स्तूप है। उस अमरावती स्तूप की उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो इलियड ने करवाया। कब करवाया? 1840 में करवाया था। ये बात हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अमरावती स्तूप है वो कौन से जिले में है? गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है। अशोक का शिलालेख प्रारंभिक अशोक का शिलाखंड मिलता है जिससे इतिहासकारी से तथ्य पे पहुंचते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने प्रारंभ करवाया होगा, अशोक ने करवाया था। या उसके अवशेषों पर जो कोई स्तूप अशोक ने बनाया उसके अवशेषों पर सातवाहनों ने इस महास्तूप को बनाया। ऐसे यहाँ इसको महास्तूप बना दिया। यहाँ महाचेतीर या महाचैत्य कहा गया, जिसे विशिष्टिपुत्र पुलवामी ने इसका जीर्णोद्धार कराया, जिसके बाद ये सातवाहनों की प्रमुख संस्कृति का केंद्र बन गया। और यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के रूप में धम्म यात्रा के रूप में अमरावती आने जाने लगे और इसका व्यापारिक महत्व बढ़ गया, आंतरिक व्यापारिक सामरिक महत्व बढ़ गया। और इस जो अमरावती स्तूप है इसकी खोज है 1797 में कर्नल मैकेंजी ने की। 1840 में अंदर इलियट ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आता है एक नागार्जुनी कोंड स्तूप इंपोर्टेड है। नागार्जुनी कोंड स्तूप है वो ही सातकालीन संस्कृति का दक्षिण भारत के अंदर कोई प्रमुख स्थल और दूसरा कोई प्रमुख स्थल है वो नागार्जुनी कोंड है। नागार्जुनी कोंड है इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी लांगहार्ट ने खोज की थी। लांगहार्ट ने इसकी खोज की थी 1926 में। कब की? 1926 में लांगहार्ट ने इसकी खोज की थी। और इसका उत्खनन है वो 1927 से प्रारंभ हुआ था। 1927 से प्रारंभ चले 1959 तक इसकी उत्खनन हुआ। और इस उत्खनन के बाद अनेक चैत्य विहार स्तूप महास्तूप स्तूपों के पुरावशेष प्राप्त हुए। पुरावशेषों की खोज हुई और यहाँ निकाले गए, जिससे हमें सातवाहनकालीन स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। इस प्रकार सातवाहनों ने बहुत ही बड़ी अवस्था में या बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर जो विकास किसी धर्म का हुआ या किसी धर्म का हुआ तो वो बौद्ध धर्म था, वो स्थापत्य कला में था। और इस प्रकार हमारा सातवाहन वंश है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद साथियों आप सभी का। और आप सभी से आग्रह है कि आपका अपना YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसे लग रही है।